गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस चैप्टर वन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं इन्वायरमेंट इन इट्स टोटलिटी। कि इन्वायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में हम आज इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं या जिन चीज़ों के बारे में हम समझते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट चैप्टर के हम लोग न्यू वर्ड्स देखेंगे। फर्स्ट न्यू वर्ड इज़ इन्वायरमेंट। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट अराउंड अस इन ह्यूमन बायोलॉजिकल एंड फिजिकल फॉर्म। एवरीथिंग जो हमारे चारों तरफ अराउंड है, चाहे वो ह्यूमन फॉर्म में, बायोलॉजिकल फॉर्म में है। बायोलॉजिकल फॉर्म मीन्स बायोटिक फॉर्म्स मतलब लिविंग थिंग्स जो है, या फिजिकल फॉर्म नॉन लिविंग थिंग्स जो हम देखते हैं। लाइक नॉन लिविंग थिंग में आ गई रिवर्स, आ गई सैंड, आ गई रॉक्स, आ गई। और बायोलॉजिकल फॉर्म में आ गए ह्यूमन, आ गया प्लांट्स, आ गए एनिमल्स, आ गए। तो ये सारी चीज़ें जो हम अपने आप चारों ओर तरफ देख रहे हैं, यही चीज़ें क्या कहलाती है? इन्वायरमेंट कहलाती है, पर्यावरण कहलाती है। ये सेकंड की टर्म आप लोग देखेंगे फिजिकल या अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट को बोलते हैं अजैव। यस, देखिए नॉन लिविंग एलिमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट लाइक सॉइल, ऑक्सीजन, रॉक, रिवर्स। अबायोटिक या फिजिकल के अंदर आएगा सॉइल, सॉइल आ गया, ऑक्सीजन आ गया, रॉक्स आ गई, रिवर्स आ गई। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी? अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आएगी। द एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर विच एग्जिस्ट एट गिवन प्लेस आर कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट। जैसे किसी लैंड है, वाटर है, ये कहीं, या एयर पर्टिकुलरली कहीं पर अवेलेबल है, किसी गिवन प्लेस पर है, तो ये भी किसके अंदर आएगी? फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर आएगी, क्योंकि ये भी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, लैंड, एयर, वाटर। अब यस देखिए बायोलॉजिकल एंड बायोटिक कंपोनेंट, इसके अंदर आता है लिविंग एलिमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट है उसके लिविंग एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं, लिविंग थिंग्स इसके अंदर आती है बायोलॉजिकल के अंदर। जैसे प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, मैन आ गए। ये क्या होती है? लिविंग थिंग्स होती है, तो ये बायोलॉजिकल या बायोटिक कंपोनेंट कहलाती है। यस, फिर आप देखेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स प्रोवाइड बाय नेचर लाइक रिलीफ, रॉक्स, क्लाइमेट, सॉइल, नेचर, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, etc। नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब जो प्राकृतिक, जो गॉड गिफ्ट है, ह्यूमन ने नहीं बनाया है, वो क्या है? प्रकृति के द्वारा जो हमें मिला है, हमने उसमें कुछ भी नहीं किया है। जो भी मिला है हमें कहाँ से मिला है? नेचर से मिला है। वो चीज़ कहलाएगी नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर। उसके एलिमेंट जैसे रॉक्स है, चट्टान है, वो हमने नहीं बनाई है, वो ऑटोमेटिक बनी है, नेचर से हमें मिली। क्लाइमेट, जलवायु, लाइक जो हम मौसम्स फील करते हैं या वेदर जो हम फील करते हैं, विंटर, समर, रेनी सीजन। सॉइल, मिट्टी, मिट्टी भी हम नहीं बना सकते, नेचर से ही मिली है हमें। इसके अलावा नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन के अंदर आएगी नेचुरल लाइक ट्रीज़, प्लांट, श्रब, बुशेस, झाड़ियाँ वगैरह हो गई, या जो भी ग्रीनरी, फॉरेस्ट वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगे? नेचुरल वेजिटेशन के अंदर। फिर है वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव। जंगली जीवों को भी क्या है? ह्यूमन ने, इंसान ने नहीं बनाया है, ये नेचर के द्वारा ही है। तो ये सारी चीज़ें जो है, रॉक्स, क्लाइमेट, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन हो गया, लैंड हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर आती है। यस, अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट जो इंसान ने खुद ने बनाया है, जो अपन ने खुद ने क्रिएट किया है। इन्वायरमेंट दैट इज़ क्रिएटेड बाय मैन। किसने क्रिएट किया है? मैन ने क्रिएट किया है, यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके जो इन्वायरमेंट हमने बनाया है वो आएगा ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंदर। लाइक देखिए रोड्स, बिल्डिंग्स, टेक्नोलॉजी या ब्रिज, डैम, बिल्डिंग्स वगैरह जो हम बनाते हैं, ये सारी किसने बनाई? ह्यूमन ने बनाई। ये नेचर ने बनाकर नहीं दी है हमें, नेचर ने प्रोवाइड नहीं किए। तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंदर। यस, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट देखिए लिथोस्फियर, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। जो लेयर है, सबसे ऊपरली जो परत है रॉक और सॉइल की, अपर मोस्ट लेयर जो अर्थ पे है, वो कहलाती है लिथोस्फियर। फिर है हाइड्रोस्फियर, इंक्लूड ऑल द वाटर बॉडीज ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ पर जितना भी वाटर है उसको इंक्लूड करते हैं हाइड्रोस्फियर में। जितना भी लाइक लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, पॉन्ड्स हो गए, सीज हो गए, ओशियंस हो गए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है हाइड्रोस्फियर के अंदर। नाउ अब देखिए एटमॉस्फियर, एनवेलप ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। एटमॉस्फियर
जो एयर का जो एनवलप हमारे अर्थ के यहाँ बना हुआ है, जिसकी वजह से लिविंग हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, वो चीज़ कहलाएगी एटमॉस्फियर। फिर देखेंगे बायोस्फीयर, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। प्लांट और एनिमल्स ये और लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर ये मिलके बनाती है, क्या बनाती है, बायोस्फीयर बनाती है। फिर देखेंगे आप लोग इकोलॉजिकल सिस्टम, अ कंपोजिट फॉर्म ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट विच ऑल एलिमेंट आर इंटरडिपेंडेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर क्या होता है, सारे फिजिकल एनवायरनमेंट भी होता है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी होता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट भी होता है, और ये सारे एक दूसरे पर क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे से लिंक होते हैं या एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, तभी एक सर्कल जैसा चलता है, वो चीज़ कहलाती है इकोलॉजिकल सिस्टम। फिर नेक्स्ट देखेंगे आप लोग इकोलॉजिकल बैलेंस, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन अमंग एलिमेंट ऑफ द फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम टू मेंटेन बैलेंस। यहाँ ये बोल रहा है जो एलिमेंट्स है, फिजिकल एलिमेंट्स है, बायोलॉजिकल एलिमेंट्स है इन्वायरमेंट के अंदर, ये जो बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं, इक्वली बैलेंस जो मेंटेन करके चलते हैं, ये आता है इकोलॉजिकल बैलेंस के अंदर। दिस कैन बी डिस्टर्ब बाय स्लाइट चेंज एंड मे ऑल्सो अफेक्ट द इन्वायरमेंट। और अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी माइनर चेंज भी हो जाता है तो ये किसको अफेक्ट करता है, इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है इकोलॉजिकल बैलेंस। नाउ न्यू वर्ड इज कंप्लीट। नाउ वी डिस्कस चैप्टर, कम टू चैप्टर इन्वायरमेंट एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स। हम इन्वायरमेंट और इसके जो कॉम्पोनेंट्स है, इसके जो घटक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यस देखिए, the term environment has been derived from the word envir which mean to surround। यहाँ ये बोल रहा है जो वर्ड environment है उसका मतलब होता है to surround, मतलब जो हमारे चारों ओर है। Thus environment literally means surrounding or the things that surround us। यहाँ ये बोल रहा है environment का literally meaning ही यही है कि जो हमारे चारों तरफ जो थिंग्स है, जो चारों तरफ हमारे बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स हम लोग देखते हैं, या नेचुरल इन्वायरमेंट हम देखते हैं, या ह्यूमन इन्वायरमेंट देखते हैं, वही चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड होती है, इन्वायरमेंट के अंदर। थस द टर्म इन्वायरमेंट ऑफ अ प्लेस मे बी डिफाइंड एज द सराउंडिंग एंड कंडीशंस दैट इन्फ्लुएंस और अफेक्ट द एग्जिस्टेंस एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग ऑफ द प्लेस। यहाँ बोल रहा है जो टर्म है इन्वायरमेंट, वो किसको डिफाइन कर रहा है, जो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स किसी प्लेस पर है, वो जो एग्जिस्ट है, और वो इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, या वहाँ की जो कंडीशंस है वो इन्फ्लुएंस करती है, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी, इन्वायरमेंट के अंदर। यस फिर देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ प्लांट एग्जिस्ट एंड ग्रो समवेयर, इट्स एनवायर विल कंप्राइज सॉइल, एयर, वाटर, हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। यह एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि लाइक जैसे कि कोई प्लांट है, उसे ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, सॉइल मिट्टी चाहिए, एयर हवा चाहिए, वाटर चाहिए, हीट चाहिए, सनलाइट चाहिए, तभी वो क्या बना पाएगा, फूड बना पाएगा और ग्रो कर पाएगा। तो एक प्लांट को पर्टिकुलर इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो प्लांट के लिए वो सारी चीज़ें क्या हुई, इन्वायरमेंट हुई ना, सॉइल, एयर, वाटर एंड हीट, और जो सनलाइट है वो, क्योंकि इन सभी चीज़ों से जब होगी, अवेलेबल होगी, तभी क्या करेगा, प्लांट एग्जिस्ट कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा। अदरवाइज ना तो प्लांट एग्जिस्ट कर पाएगा, ना ही प्लांट क्या कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा। तो इसी तरह से इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे हमारी जो आसपास की चीज़ें हैं उनके बारे में, कि और प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है, या ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यस नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर जो हम लोग देखेंगे, यस आप लोग देखिए कि ये सारे लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट इन सराउंडिंग लाइक प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। लिविंग थिंग्स के अंदर क्या क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं, ट्री आता है, एनिमल आता है और ह्यूमन बींग्स आते हैं। ये लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स मतलब जो ब्रीथ, सांस ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, लिविंग थिंग्स के अंदर आती है। ऑल दीज आर एलिमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ ए प्लांट। और ये सारे क्या है, प्लांट के या जो ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हैंस वी कैन से दैट बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट कंबाइन टू फॉर्म द इन्वायरमेंट इन द टोटलिटी। यहाँ ये बोल रहा है जो
नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट, ये दोनों कंबाइन होकर ही क्या बनाते हैं, एक इन्वायरमेंट बनाते हैं, टोटल इन्वायरमेंट बनाते हैं। कि इन्वायरमेंट ओनली ना तो ह्यूमन इन्वायरमेंट से बनता है ना नेचुरल से। पूरा कंप्लीट इन्वायरमेंट बनने के लिए किसकी नीड होती है, नेचुरल इन्वायरमेंट की भी नीड होती है और ह्यूमन इन्वायरमेंट की भी नीड होती है। यस, अब हम सबसे फर्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ट्री दिख रहा है, ऊपर आपको क्लाउड्स दिख रहे हैं, स्काई दिख रहा है, माउंटेन्स दिख रहे हैं, सॉइल दिख रही है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर। यस, नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट दैट आर प्रोवाइडेड बाय नेचर। यहाँ ये बोल रहा है नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर वो सारी चीज़ें आती है जो क्या होती है, नेचर से हमें मिली, पर्यावरण से या प्रकृति से हमें मिली। नेचर का मतलब ही होता है प्रकृति। जो प्रकृति से हमें मिली है वो किसके अंदर आएगी, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर। इसके अंदर किस किस को इंक्लूड करेंगे, देखिए रॉक्स को, चट्टानें, क्लाइमेट, जो जलवायु वहाँ की है पर्टिकुलर वहाँ पर बहुत विंटर है या समर है, सॉइल, मिट्टी, नेचुरल वेजिटेशन मतलब जैसा कि पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, श्रब, बुशेस, प्लांट्स, ट्रीज, ये फॉरेस्ट, ये आएंगे नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन को हिंदी में बोलते हैं वनस्पति। और वाइल्ड लाइफ में जंगली जीव, लाइक जो एनिमल्स है, टाइगर, लायन, डियर, ऑक्स, ये सारी चीज़ें आ जाएगी वाइल्ड लाइफ। तो ये सारी चीज़ें ही क्या है, नेचुरल, क्योंकि इसमें से एक भी चीज़ या एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ह्यूमन ने किया हो, मानव ने किया हो, नहीं है ना। ये सारी चीज़ें क्या हमें नेचर से मिली है। यस, नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ मेड अप ऑफ टू काइंड ऑफ कंपोनेंट्स। जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट है वो किससे बना है, टू कंपोनेंट से मिला है। बायोटिक और अबायोटिक दो कंपोनेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के। यस, देखिए नॉन लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट। जो नॉन लिविंग, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है, नॉन लिविंग जो लिविंग थिंग्स नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स जो है, ये अबायोटिक, अजैव जो है, मतलब जिनके अंदर जीव नहीं है, जो सांस नहीं ले सकते, ब्रीथ नहीं कर सकते, वो आ जाएंगे नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। विच इंक्लूड सॉइल, रॉक्स, सनलाइट है, टेम्परेचर है, एयर है, वाटर है, ईटीसी। ये सारी चीज़ें क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये इनमें से कोई भी ब्रीथ नहीं ले सकता, अबायोटिक है ये। दिस कंप्राइजेज द फिजिकल इन्वायरमेंट, और यही किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। कि अगर आपको कोई पूछे फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर क्या आएगा, तो भी यही आ जाएगा, एयर, वाटर, लैंड, सॉइल। कोई पूछे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या होंगे, तो भी उसके अंदर एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट यही आएगा। और कोई पूछे अबायोटिक कंपोनेंट क्या है, तो भी उसके अंदर सेम सॉइल, रॉक, सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर, एयर, यही सारी चीज़ें आएगी। यस, अब नाउ कम टू सेकंड पॉइंट, लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स। की लिविंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं या बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यस, विच इंक्लूड बायोटिक कंपोनेंट या लिविंग, जैसा कि जो ब्रीथ, सांस ले सकते हैं, नेम से ही पता पड़ा जो लिविंग थिंग्स है वो आएगी, या बायोटिक जिनके अंदर जीव, बायोटिक को हिंदी में बोलते हैं जीव, तो जिनके अंदर जीव है वो आएगी लिविंग कंपोनेंट। उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगी, यस देखिए प्लांट्स आपको पता है प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, क्या करते हैं वो ऑक्सीजन हमारे लिए रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेते हैं। और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, ये थ्री थिंग्स ही आती है लिविंग थिंग्स के अंदर या बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। दिस कंप्राइजेस बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर क्या आता है, तो भी ये थ्री थिंग्स, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग। लिविंग थिंग्स भी क्या होती है, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। और बायोटिक कंपोनेंट में भी आएगा प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। यस, तो ये है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट्स में हमने टू टाइप, बायोटिक और अबायोटिक, कंप्लीट कर लिया है। यस, आपकी बुक में क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 5 जून को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, मतलब पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। यस, अब देखिए ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, जो इंसानों ने बनाया है, नेम से ही क्लियर हो रहा है, जो हम लोगों ने बनाया है वो कहलाएगा ह्यूमन इन्वायरमेंट।
द इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय मैन फॉर हिज बेटर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ इज नॉन एज ए ह्यूमन इन्वायरमेंट। वो इन्वायरमेंट जो किसने क्रिएट किया है, ह्यूमन ने, मैन ने क्रिएट किया है, किसके लिए, बेटर एग्जिस्टेंस, ताकि वो अच्छे से रह सके, उसकी ग्रोथ हो, खुद की ग्रोथ के लिए, अपने कंफर्ट के लिए जो अपन ने बनाया है सारी चीज़ें, वो ह्यूमन इन्वायरमेंट में आएगी। इट इंक्लूड्स इज सेटलमेंट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ ऑल अदर फैसिलिटीज़। लाइक हमने जो अपने कम्युनिकेट करने के लिए जो मोबाइल फ़ोन से सैटेलाइट्स जो बनाई है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, या ट्रांसपोर्टेशन जो है, रेल ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, ये सब हमने क्यों बनाया है, हमारे कंफर्ट के लिए, ताकि हमारी जो लाइफ स्पेंड करना हमारे लिए क्या हो जाए, ईजी हो जाए। या बिल्डिंग्स जो हम लोग बनाते हैं, डैम्स हम लोग जो बनाते हैं, ऑफिसेज वगैरह, ब्रिज वगैरह जो बनाते हैं, वो किसके लिए, वो किसने बनाया, ह्यूमन ने बनाया है। किसके लिए, अपने कंफर्ट के लिए, ताकि उसकी जो क्या होगी, ग्रोथ हो, उसका डेवलपमेंट हो। तो जो ह्यूमन ने बनाया है वो क्या कहलाएगा, ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। उसकी एग्जांपल अगर कोई पूछता है तो आप एग्जांपल्स हो सकते हैं उसके, डैम, ब्रिज, बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन, यस। और जैसा कि डायग्राम में भी आपको ह्यूमन एनवायरनमेंट दिख रहा है कि बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई, रोड्स वगैरह बने हुए हैं, ऑफिसेज जो है, तो ये सारी चीज़ें आएगी ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर, यस। अब है अर्थ इज़ ए प्लैनेट विथ ए यूनिक इन्वायरमेंट। अब हम यहाँ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ जो क्या है, एक ऐसा प्लैनेट है, यूनिक, सबसे डिफरेंट प्लैनेट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ह्यूमन बींग एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। ह्यूमन बींग है या अदर जो लाइफ है, प्लांट्स और एनिमल का एग्जिस्ट करते हैं, अर्थ पे ही एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा किसी भी प्लैनेट पर हमको ना तो एनिमल्स देखने को मिलते हैं, ना प्लांट्स देखने को मिलते हैं, ना हमें ह्यूमन बींग देखने को मिलता है। दिस हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ओनली द अर्थ। और ये लाइफ क्यों एग्जिस्ट है, बिकॉज ओनली और ओनली अर्थ की वजह से among all other planets has an environment that is favorable for the existence and growth of various form of life। यहाँ ये बोल रहा है कि अदर जो इन्वायरमेंट चाहिए, ये प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन बींग है, इनको ग्रो करने के लिए किसकी नीड होती है, इन्वायरमेंट की, और एक फेवरेबल कंडीशंस की, ताकि उसमें लाइक हमारा जो एटमॉस्फियर है वो हमारे लिए एक फेवरेबल कंडीशन है, तभी ह्यूमन बींग क्या कर पा रहा है, इस अर्थ पर एग्जिस्ट कर पा रहा है। तो इन लाइफ के लिए किसकी, एक एटमॉस्फियर की एक फेवरेबल कंडीशन की नीड होती है। टेम्परेचर ऑन अर्थ इज़ नाइदर टू हाई और ऑन एज मरकरी एंड वीनस, नॉट टू लो एज ऑन जुपिटर, सैटर्न एंड अदर डिस्टेंस प्लैनेट। यहाँ ये बोल रहा है जो अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से, वो बहुत ही इक्वल डिस्टेंस, ये हम बोल रहे हैं बहुत सुटेबल डिस्टेंस है। ना तो अर्थ सन के बहुत ज़्यादा नियर बाय है कि बहुत पास में है कि उससे हमें बहुत सारी हीट मिले, लाइक मरकरी और वीनस वो बहुत ज़्यादा गर्म हॉट प्लैनेट है, तो वहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ लाइफ एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ज़्यादा वहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो हाई रहता है, और हाई टेम्परेचर में प्लांट्स वगैरह है या चाहे एनिमल्स है चाहे ह्यूमन बींग है, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और जो जुपिटर है, सैटर्न है और अदर जो डिस्टेंस एनिमल है, वो क्या है, वो जो सन से जो उनकी डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा दूर है वो सन से, जुपिटर, सैटर्न। तो उस वजह से क्या है, वहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड प्लेनेट है, वो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, तो बहुत ज़्यादा ठंड है तो भी लाइफ क्या कर सकती है, एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ ना तो ह्यूमन रह सकता है, इंसान रह सकता है, ना प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं, ना एनिमल्स रह सकते। तो इस तरह से कहने का ये मीनिंग है इधर कि जो अर्थ है उसकी जो सन से जो डिस्टेंस है वो एकदम इक्वल डिस्टेंस है। इसी की वजह से यहाँ पर क्या हो पा रही है, लाइफ एग्जिस्ट हो पा रही है, जो जीवन है वो संभव हो पा रहा है, क्योंकि हमें यहाँ एक सूटेबल इन्वायरमेंट मिल रहा है, एक एटमॉस्फेयर मिल रहा है जो लिविंग थिंग्स के लिए होना ज़रूरी है। तो यहाँ इस पैराग्राफ हमने जो पढ़ा है अर्थ के बारे में, जो इसका इक्वल डिस्टेंस है उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है, यस। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे जो अर्थ पर 4 स्पेयर्स ऑफ इन्वायरमेंट है उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, यस। 4 स्पेयर्स अर्थ पर है, बॉडली
ब्रॉडली वी कैन डिवाइड द अर्थ्स इन्वायरमेंट इनटू 4 स्फीयर। यहाँ ये बोला गया है अर्थ के जो स्फीयर है उसको 4 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट है एटमॉस्फियर, सेकेंड है लिथोस्फियर, थर्ड है हाइड्रोस्फियर एंड लास्ट फोर्थ वन इज बायोस्फियर। यस, क्या क्या होता है इस लिथोस्फियर क्या होता है, हाइड्रोस्फियर क्या होता है, बायोस्फियर क्या होता है, इनके बारे में हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। यस, देखिए, द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फियर। हमारे यहाँ जो लेयर बनी हुई है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है जिनकी वजह से ही लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है, या अर्थ पर जो जीवन संभव है, लाइफ पॉसिबल है, वो किसकी वजह से? एटमॉस्फियर। एक एनवलप, एक लिफाफे जैसा हमारे यहाँ एयर का बना हुआ है हमारे अर्थ के चारों तरफ, उसी की वजह से क्या है, लाइफ पॉसिबल है। या एक लेयर, परत बनी हुई है एयर की, तो वो चीज़ कहलाती है एटमॉस्फियर। यस, फिर आप लोग देखेंगे द एटमॉस्फियर कंटेन मैनी एसेंशियल गैसेस। एटमॉस्फियर के अंदर जो गैसेस आती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, एक्सट्रैक्ट, इसके अलावा और भी सारी काफ़ी गैसेस इसके अंदर आती है। सबसे फर्स्ट यहाँ देखिए, ऑक्सीजन इज़ द लाइफ गिविंग गैस फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स। हमारे लिए जीवनदायिनी प्राणवायु किसे बोलते हैं? ऑक्सीजन को। हम जो ब्रीथ सांस ले रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारा जीवन ही संभव नहीं होगा, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो। ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड है? ऑक्सीजन के ऊपर। तो इन दोनों को सांस लेने के लिए क्या चीज किसकी नीड होती है? ऑक्सीजन की नीड होती है। और ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है। यस, फिर देखिए, प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड। और कार्बन डाइऑक्साइड की नीड किसको होती है? प्लांट्स को। किसके लिए? प्रिपरेशन ऑफ फूड, खाना बनाने के लिए प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए किसकी नीड होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है। उसकी प्रेजेंस में एंड सनलाइट के प्रेजेंस में ही वो अपना क्या बना सकते हैं? फूड प्रिपेयर कर सकते हैं हम। फिर आप लोग देखेंगे द एटमॉस्फियर हेल्प इन मेंटेनिंग ए मॉडरेट टेम्परेचर ऑन अर्थ विच इनेबल लाइफ एग्जिस्ट ऑन इट। इसके अलावा जो एटमॉस्फियर है उसने एक बहुत ही मॉडरेट, एक बहुत ही अच्छा टेम्परेचर क्या कर रखा है? क्रिएट कर रखा है अर्थ पर। इसी की वजह से क्या है? लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है, जीवन संभव है अर्थ के ऊपर। यस, फिर आप लोग देखेंगे द एटमॉस्फियर हैज़ द ओजोन लेयर दैट प्रिवेंट द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। यहाँ ये बोल रहा है एटमॉस्फियर में जो है एक लेयर है, ओजोन लेयर, वो क्या करती है? प्रिवेंट करती है अल्ट्रा वायलेट रेज को कहाँ तक आने पर? हमारे यहाँ अर्थ के सरफेस तक आने में प्रोटेक्ट करती है। एक लेयर, परत टाइप बनी हुई है कि जो, ताकि जो क्या हो, सन की जो हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेस को हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, तो ये अल्ट्रा वायलेट रेस है, ये बहुत हार्मफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए। अगर ये हमारे अल्ट्रा वायलेट जो रेज है हमारे ह्यूमंस पर गिरती है तो इसका जो हमारी बॉडी पर बहुत ही क्या होता है? साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, या बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट्स आते हैं, बहुत ही बैड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर होते हैं। तो ये जो लेयर है, ओजोन लेयर, ये क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट करती है। ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ओजोन लेयर है कि वो अल्ट्रा वायलेट जो रेज है वो कहाँ पर नहीं आ सके? अर्थ के सरफेस पर नहीं आ सके। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि अब अल्ट्रा वायलेट जो रेज है अब वो क्या है? इधर अर्थ के सरफेस पर आने लगी। इसका जो रीज़न है वो क्या है कि ओजोन लेयर में क्या हो गया? एक होल हो गया है। ओजोन लेयर में छेद होने की वजह से क्या होने लगी है? अल्ट्रा वायलेट जो रेज है वो पृथ्वी पर आने लगी है। उससे हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी सारी इफ़ेक्ट हो रही है, काफ़ी सारी डिजीज़, लोगों को बीमारियाँ इस वजह से हो रही है। और हमारे जो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी की वजह से जो अर्थ का जो टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ हो रहा है वो इसी की वजह से हो रहा है कि ये क्या हो चुका है? होल हो चुका है, तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज इधर आ रही है अर्थ पर। और इसके जो वो ये होल होने का जो रीज़न है, होल किन वजह से हुआ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं? पॉल्यूशन, लाइक जो AC से निकलने वाली जो गैसेस होती है, फ्रिज से निकलने वाली जो गैस होती है, वो क्या कर रही है? उसको हार्म कर रही है, उस ओजोन लेयर को क्या कर रही है? नुकसान पहुंचा रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? उस ओजोन लेयर के अंदर होल हो गया है, और ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो कहाँ आ रही है? अर्थ के सरफेस पे आ रही है। तो हमें इन ऐसी चीज़ों का यूज़ कम से कम करना है जो अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे तक आ सके, मतलब ओजोन लेयर के होल को और बड़ा ना होने देना है।
जो है उसी को वहाँ तक ही रखना है। उसके लिए हमें क्या करना है, उन चीज़ों का यूज़ कम करना है जो उस होल को बढ़ाए। ओजोन लेयर ऐसी गैसेस हमें रिलीज़ नहीं करनी है हमारे यहाँ से कि उससे उस होल को क्या, वो होल और बढ़ता जाए, और इससे अगर वो रेजेस और ज़्यादा अगर अर्थ पर आती है तो इसका कहीं ना कहीं जो हमारी जो लाइफ है उसके ऊपर बहुत ही बैड इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा आगे जाकर। यस, फिर देखिए, द चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन आर ऑल्सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटमोसफियर। इसके अलावा ये बोल रहा है जो वेदर, मौसम में जो चेंज होता है या क्लाइमेटिक कंडीशंस जो चेंज होती है वो भी किसकी वजह से होती है, एटमोसफियर की वजह से। लाइक समर्स जो आते हैं, विंटर्स आते हैं, रेनी सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, ये सब भी किसकी वजह से आ रहे हैं, एटमोसफियर की वजह से ही होते हैं। अगर एटमोसफियर नहीं होगा तो वेदर चेंज ही नहीं होगा, और वेदर चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर जो लाइफ जो है, ह्यूमन लाइफ किस में आ जाएगी, ट्रबल में आ जाएगी। यस, अब आप लोग देखेंगे द रिलेम ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस इज द हाइड्रोस्फीयर विच इंक्लूड रिवर, लेक, सीज एंड ओशियन। अब मैक्सिमम जो अर्थ के ऊपर क्या है, वाटर है। आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा कि जो 70 टोटल अर्थ पर जो 70% क्या है, वाटर है। तो वो जो वाटर वाला जो पार्ट कहलाता है हाइड्रोस्फीयर, जहाँ जहाँ मतलब चाहे लेक हो गया, डैम हो गया, रिवर्स हो गई, पॉन्ड्स हो गए, सीज या ओशियंस हो गए, तो ये सारी चीज़ें कहलाएगी हाइड्रोस्फीयर के अंदर आ जाए। एटमॉस्फेयर के अंदर आ गई सारी गैसेस वाली चीज़ें, और हाइड्रोस्फीयर के अंदर आ गया वाटर। यस, देखिए फिर इसके अंदर इंक्लूड इन्होंने किया है रिवर्स, लेक, सीज एंड ओशियन, ये सारी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड होगी, हाइड्रोस्फीयर के अंदर। वाटर फेवर द ग्रोथ एंड द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, और वाटर की वजह से क्या है, लाइफ पॉसिबल है अर्थ के ऊपर। अगर वाटर नहीं हो तो ना तो प्लांट एग्जिस्ट करेंगे, ना एनिमल एग्जिस्ट करेंगे, ना ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करेंगे अर्थ के ऊपर। तो वाटर हमारी क्या है, बहुत ही एसेंशियल नीड है, या ऐसा समझ लीजिए कि वाटर के बिना हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। यस, फिर देखिए, वाटर फेवर इट इट इज़ अवेलेबल ऑन अर्थ इन 3 स्टेट्स। तो ये जो वाटर है 3 स्टेट्स में अवेलेबल होता है। सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस फॉर्म में भी होता है, तीनों फॉर्म में। लाइक जब आइस जब होगा तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, ठोस अवस्था में हो जाता है सॉलिड। और वाटर की अगर फॉर्म में तो वो लिक्विड फॉर्म हो जाएगी। और गैस, जब वाटर वेपर, जब पानी भाप बनकर ऊपर उठता है तो वो उसकी गैस फॉर्म। मतलब ये 3 स्टेट्स अवेलेबल है, इसका लिक्विड भी अवेलेबल है वाटर का, गैस फॉर्म भी अवेलेबल है, सॉलिड फॉर्म भी अवेलेबल है। यस, फिर आप लोग देखेंगे फ्रेश वाटर ऑन अर्थ इज़ अवेलेबल थ्रू प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। और हमारे जो अर्थ पर जो फ्रेश वाटर हमें कहाँ से मिलता है, जब वाटर साइकिल चलता है। वाटर साइकिल, जब वाटर वेपर होकर मतलब गैस फॉर्म में जब ऊपर जाता है, बादल बनते हैं, और बादल से क्या होती है, बारिश होती है। बारिश होती है तो वही हमारे लिए क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है, या जो वाटर होता है वो यूज़ लाइक होता है। बाकी जो ओशियंस में या सीज में जो वाटर है वो क्या है, सॉल्टी वाटर है, तो वो यूज़ करने लायक नहीं है, यूज़ करने लायक नहीं होता है वो वाटर। जो वाटर साइकिल का जो प्रोसेस चलता है और उससे जो हमें पानी मिलता है वही यूज़ करने के लिए सुटेबल होता है। फिर देखेंगे आप लोग, रिलैम ऑफ रॉक्स एंड सॉइल फॉर्म ऑफ लिथोस्फीयर विच सपोर्ट द लाइफ ऑन अर्थ प्रोवाइड ए डिवेलिंग प्लेस फॉर ए मैन। अब लिथोस्फीयर के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो रॉक है या जो लैंड है या सॉइल, जो भी लैंड जो भी अवेलेबल है वो फॉर्म कहलाएगी, या कॉन्टिनेंट्स जो है वो कहलाएंगे लिथोस्फीयर के अंदर। या जो रॉक, चट्टाने, माउंटेन्स वगैरह हो गए, या सॉइल मिट्टी वाला जो पार्ट हो गया, या लैंड जहाँ पर मानव रह सकता है, घर बनाकर, ह्यूमन बीइंग अपना हाउस बनाकर रह सकता है, वो जगह कहलाती है लिथोस्फीयर। तो एटमॉस्फेयर के बारे में हमने पढ़ा था कि जो गैसेस वाला पार्ट, हाइड्रोस्फीयर में वाटर वाला पार्ट, लिथोस्फीयर में लैंड वाला पार्ट। जो टोटल अर्थ पर जितने भी लैंड अवेलेबल है वो कहलाएगी लिथोस्फीयर वाला पार्ट। द लिथोस्फीयर mainly consists of an outermost rocky layer of earth called crust। यहाँ ये बोल रहा है लिथोस्फीयर पर जो सबसे अपर मोस्ट, सबसे बाहरी जो परत है वो है क्रस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, रॉकी जो लेयर है सबसे, वो क्रस्ट कहलाती है। द एवरेज थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इट अबाउट 100 किलोमीटर। यहाँ पर जो थिकनेस जो बताइए, मोटाई जो बताई है वो कितनी बताइए, 100 किलोमीटर बताई है लिथोस्फीयर की। फिर देखिए, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ इट्स कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ ए सॉइल। और अर्थ बाकी जो पार्ट कवर है वो कौन सी लेयर से कवर है, एक थिन लेयर, पतली सी लेयर से कवर है।
इट इंक्लूड अ वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। लिथोस्फीयर के अंदर देखो कौन कौन से लैंड फॉर्म आ जाएंगे, माउंटेन्स पर्वत आ जाएंगे, प्लेट्यूज पहाड़ आ जाएंगे, पठार आ जाएंगे, प्लेन्स आ जाएंगे, और वैलीज है वो आ जाएंगे, वो इंक्लूड होती हैं लिथोस्फीयर के अंदर। यस, नाउ लास्ट हम जो डिस्कस करेंगे 4 स्फीयर में से जो लास्ट स्फीयर है वो बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इन तीनों को जो मिलाकर जो बनता है वो कहलाता है बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर इज द रीजन ऑफ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट। बायोस्फीयर वो सरफेस है कि इसी की वजह से क्या कर पा रही है, लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है। प्लांट एनिमल टुगेदर मेक अ बायोस्फीयर। यहाँ ये बोल रहा है प्लांट्स और एनिमल्स ये मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। इन दिस जोन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर मीट। बायोस्फीयर के अंदर ये तीनों लेयर्स जो स्फीयर है वो मिलते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। और ये इंटरेक्ट कर कर लाइफ को सपोर्ट करते हैं। इसी की वजह से जो ह्यूमन लाइफ है या प्लांट है, एनिमल क्या कर पाते हैं, इधर अर्थ पर एग्जिस्ट कर पाते हैं। बायोस्फीयर प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड रिसोर्सेज टू 15 लाख डिफरेंट स्पाइसेस ऑफ ऑर्गेनिम्स लिविंग इन इट। जो बायोस्फीयर है वो न्यूट्रिशन या रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा रहा है, कितने, 15 लाख जो डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस है, मतलब 15 लाख जो अलग अलग जीव है, चाहे वो एनिमल्स हो गए, चाहे प्लांट्स हो गए या ह्यूमन बींग, तभी क्या हो रहा है, लिविंग पॉसिबल हो पा रही है। आप लोग जैसा कि डायग्राम में भी देख रहे हैं 3 सर्कल्स बनाए हुए हैं, एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। फिर इन तीनों को जो इंटरेक्ट करके ब्लैक कलर में जो बना हुआ वो कहला रहा है बायोस्फीयर। यस, अब है डिफरेंट इन्वायरमेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग जगहों पर क्या होता है, अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। कि हर जगह कहीं हम देखते हैं बहुत ज़्यादा कोल्ड ठंड देखने को मिलती है, कहीं हमें बहुत ज़्यादा समर गर्मी देखने को मिलती है, कहीं बहुत ज़्यादा रेन बारिश होती है। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन आर नॉट सेम एवरीवेयर। यहाँ ये बोल रहा है जो फिजिकल कंडीशन है या बायोलॉजिकल कंडीशन है वो सब जगह सेम नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। इन्वायरमेंट कैन नॉट बी सेम ऑल द प्लेसेस और जोन ऑफ द अर्थ। जो इन्वायरमेंट है वो भी सब जगह एक जैसा नहीं है, सेम नहीं है। लाइक हम राजस्थान में हम देखते हैं बहुत हॉट है इन्वायरमेंट हमारे यहाँ का, यही हम अगर ऊपर की तरफ कश्मीर की तरफ जाते तो वहाँ कोल्ड इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। तो अलग अलग प्लेस पर अलग अलग इन्वायरमेंट हम लोग फेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रिलीफ, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज दैट द फॉर्म ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ desert region will be different from the natural environment of equatorial region, which again will different from natural environment of the tundra region। यहाँ इन्होंने बताया है कि हमें जो अलग अलग रीजन्स पर या अलग अलग प्लेसेस पे वेजिटेशन, वनस्पति अलग अलग देखने को मिलती है, क्लाइमेट अलग अलग, नेचुरल रिसोर्सेज हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं, और इन्वायरमेंट अलग अलग देखने को मिलता है। लाइक जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन होते हैं वहाँ हमें फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। डेंस फॉरेस्ट मतलब घने जंगल, वहाँ घने जंगल और लंबे लंबे पेड़ हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है। वहीं अगर फ्रोजन लैंड या टुंड्रा रीजन की बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा आइस, जैसा कि डायग्राम में बर्फ़ वहाँ जमी हुई होती है। पेंगुइन वहाँ रहते हैं, तो वहाँ लाइक नॉर्मल जो एनिमल्स होते हैं वाइल्ड लाइफ वो नहीं रहते, पेंगुइन्स रहते हैं। और वहाँ के जो लोगों का रहने का स्टाइल होता है वो भी डिफरेंट होता है। और इसी तरह अगर हम डेजर्ट की बात करें तो यहाँ कैमल होता है, यहाँ जो लोगों की लिविंग स्टाइल है वो डिफरेंट होती है। तो हर जगह प्लेस टू प्लेस जो लोगों, एनिमल्स डिफ़र होते हैं, नेचुरल वेजिटेशंस डिफ़र होती है। हमारे यहाँ लाइक जो कांटेदार पेड़ पौधे होते हैं रेगिस्तान के अंदर, वहीं जो बर्फीली जगह होती है वहाँ जो शार्प कोन जो होता है, या आप बर्थडे जो कैप अपन पहनते हैं उस वो कौन शेप की होती है, तो उस टाइप के वहाँ ट्रीज़ वगैरह देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। तो ये जो है हमने चैप्टर जो 1 है ज्योग्राफी का, उसका पार्ट 1 हम लोगों ने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 हमने यहाँ डिस्कस किया है। अब नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस पार्ट 2। Okay, have a good day. Thank you.